धन्यवाद देता हूँ। और हमें बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हरियाणा के 2 मुद्दे, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो वो मैं कहूँगा कि पानीपत में मैं उस कार्यक्रम में हाजिर था। उन्होंने झोली फैला के भीख मांगी थी हरियाणा वालों ने, उनसे बेटियों की मुझसे भीख मांगी और उसके कारण से हमारा सेक्स रेशो अच्छा हुआ, क्योंकि सरकार की बस लोगों को भी जागरूकता है। और दूसरा जो हमारे पर्वतों पर जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसके कारण से हमारे काफी सालवाड़ का जो स्वच्छता के धंधे विशेष करके हिमालयाज में जो काम करते हैं उसका की बात उसमें चीन का उल्लेख और एक ध्वजू कला के वो बीबीपुर और ध्वजू कला दोनों का उल्लेख कैसे हुआ है। तो हमें इस बात का और भी आनंद हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जो भी कोई अपना व्यक्त कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हैं, जिससे बाकी लोगों को थोड़ी सी समझता है। मैं 2-3 घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे कार्यकर्ता का विशेष हो गया पंचकुला में और गौरव नाम का हमारे युवा मोर्चा का कोमा में चला गया। परिवार ने उनके सारे अंग डोनेट किए और इस बात से प्रेरित होकर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और डोनेशन किया। और अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है विनोद तावड़े, उनकी माँ की डेथ हुई, उन्हें बम्बई बैठने के लिए उन्होंने बताया कि हमें इस बात में उम्मीद थे कि हम बच्चे तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फोन किया कि हमारी माँ की डेथ लाइट तो उन्होंने एज पूछी तो उनका 85 उन्होंने कहा किस उम्र में उन्होंने कहा हम स्किन ले सकते हैं। तो उन्होंने उससे तो डॉक्टर साहब से ही पीठ और थाइज की स्किन ले गए जो आग में जल जाते हैं उनके काम। उसके काम से जिन हमारे पूछा कि आपको इससे क्या अंतर आया, उन्होंने लोगों ने हमारे हमको ऐसे उपकरणों की ऑफर कर रहे हैं कि लोग जो सोचता हूँ काम आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि उनकी मन की बात से बहुत लोग जो होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है और उनका भी एक दायरा जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए 100वीं मन की बात के विषय पे हरियाणा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मुझे इस बात की भी खुशी है पूरे देश में सुनने में जो डाटा आया है हरियाणा उससे जबकि बहुत बड़े इस संभव बनाया और अपलोड भी किया। अभी दूसरा जो हमारा बड़ा काम चला हुआ है वो चला हुआ है हमने हमारा संगठन में आप पुराने पत्रकार भी मैं देख रहा हूँ बहुत वर्षों से जब हमारे जिले की इकाइयाँ ही केवल इस लेवल की होती थी जिनको हम मजबूत कहते हैं। मंडल की बैठकें तब होती थी जब हम जाते थे, उससे पहले होती थी। लेकिन आज हमारा नेटवर्क मंडल से नीचे सत्ती के अंदर से नीचे जो है छोटी होती है और उससे आगे बढ़कर हम पन्ना प्रमुख का काम करते हैं। 3,71,000 पन्ना प्रमुख बनाने का टारगेट लेकर चले हुए जिनका 23-24 का सीमा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 9 विधानसभाओं में ये बंद है, उनके कार्यक्रम भी हुए, लेकिन हमने सभी विधानसभाओं को बंद कर ये हमारा एक पोर्टल है सर पोर्टल उसका अपलोड कर तो कार्यकर्ता उसमें बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे सामने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो स्टेट लेवल की बॉडी की नहीं है, कांग्रेस की तो बहुत वर्षों से, जिला मंडल नीचे की तो बात क्या करेंगे उनकी, और बाकी भी संगठन इतने नीचे तक कोई काम नहीं करता। तो हम अगली त्रिवेणी के भरोसे, त्रिवेणी का मतलब है कि भारत एज ए भारत के रूप में जैसे हमारी दुनिया में 5वें नंबर पर, जैसे हमने रक्षा में ऐसे देश बने कोई हम पर अटैक करें तो हम जाकर हमारी आत्मनिर्भरता, जैसे हमने विक्रांत को देखा समुद्र में हम लोग क्या करते इस बार जो 15 अगस्त को सलामी हुई वो अपनी तो अंतरिक्ष के भी किसी टारगेट को जो है मार सकते हैं। तो ऐसे अनेक रूपों में हम देखेंगे जो अनसेन या फॉरगेटन हीरोज थे उनको पब्लिक डोमेन में, जैसे सुभाष आज वहाँ लगी है जहाँ
मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से वार फिरोज का मेमोरियल बना, इसी तरह से जो हमारे आस्था के केंद्र राम जन्मभूमि, महाकाल का मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ऐसे सब लोगों पर एक मैक्रो लेवल पर भारत एक मजबूत देश के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आप देखेंगे तो 152 डी, अभी वो जयपुर तक का दूसरा तक का रोड बना है, वो ऑर्बिटल ट्रेन यहाँ बन रही है, इलेक्ट्रिफाइड सब ट्रेनिंग हो गई है। तो सब तरह से हम देखेंगे एज ए भारत मैक्रो लेवल पर जहाँ घर तक की डिलीवरी, तो रसोई गैस हर घर, बिजली अब हर घर, 80 करोड़ परिवारों का अन्न, ये हुआ आयुष्मान और चिरायु के कार्ड जो और किसान सम्मान निधि जो हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। एक एक चीज में आप देखेंगे सबको, यहाँ जितने भी लोग खड़े होंगे सबको 2 वैक्सीन लगेंगे। तो जैसे पिज्जा की होम डिलीवरी होती है, ऐसे इन सरकारों के समय में 14 से लेकर अब तक 20 मई को मोदी की सरकार को 9 साल में हमने वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया। हम केवल कथन नहीं करते कि हमने ये किया, चीज़ें कितनी पहुँची है उसकी बात करते हैं। मतलब पूरी तरह से अब खुले में सोच मुक्त है, कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जा रहे, हमारे सामने युवा में पंचायत में तब इस पर आगे बढ़े प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। तो दूसरा ये चीज़ों को नीचे तक पहुँचा और तीसरा संगठन का सामर्थ्य के साथ खड़ा करके इस त्रिवेणी के वर्ष से 2024 में 10 की 10 सीटें जीतेंगे और फिर से बनाएंगे। हरियाणा में क्या रहेगा प्रधान? जिस तरह कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को इशू बना के पब्लिक के बीच में जा रही है, आपको लगता है हरियाणा के अंदर? हरियाणा की बात कर रहा था, 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। विपक्षी दलों को कुछ न कुछ निभाना चाहिए, अच्छी बात है, विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक से निभाए। लेकिन मैं कहूँगा जिन वर्षों में मैंने बीजेपी का विस्तार बताया, उन्हीं वर्षों में चीन और कैटर में सुरजेवाला जी प्रभावी होते हैं, उनको प्रभावित करने का काम किया। किसने किया? उनको जाके राजस्थान से राज्यसभा में जाना पड़ा। शैलजा जी को प्रभावित करने का काम सिरसा क्षेत्र में किसने किया? राव इंद्रजीत जी छोड़कर भाजपा में आ गए, उनके दिग्गज नेता थे कुलदीप बिश्नोई, कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, आज हमारे दिग्गज नेता हैं। यानी जो कांग्रेस की हालत एक अपने 4 पीढ़ी से राजनीति में और अपने ही परिवार वालों को बढ़ाने के लिए बाकी हरियाणा को इस प्रकार से खाली किया है, उस क्षेत्र के हिसाब से कांग्रेस की एक इलाके को आप देख सकते हैं जो महत्व मिलना चाहिए था, अजय सिंह ने लोगों को महत्व नहीं, इसलिए जो अजय सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, इन्होंने सहसज करके सब अपने को ही सेटलाइज करने का जो काम किया। और इस समय में पूरे देश में भी आप देखेंगे कि जो इस प्रकार की परिवार की डायनेस्टी बनाकर चले थे, जिन 3-4 पीढ़ियों से हम ही राज में रहेंगे, वो पीछे जा रही है। अब लोग उनको बहुत स्वीकार नहीं करते। नए नए परिवारों के युवा बच्चे बहुत तेजी के साथ उतर कर आ रहे राजनीति में, और उनके लिए कोई जगह है तो ऐसे साधारण से असाधारण होने की यात्रा या बीजेपी की, यहाँ कोई भी आदमी हमारे बूथ के कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है, मंच से प्रधान सेक्रेटरी, हमारे यहाँ सब ओपन खुला है। कांग्रेस में जिस तरह ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के लिए चिंता का विषय है? कहीं कहाँ ज्वाइनिंग है? कोई एक आध नामधारी आदमी बताओ कोई गया? अभी के नाम कोई जाने वाले नहीं। अभी आपने राव इंद्रजीत सिंह का नाम दिया, शैलजा का नाम दिया, आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और आज हमारे साथ हैं, विजेंद्र हमारे सांसद हैं। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने खुद अपने घर को कमजोर किया है इस समय में जो खुद ही कांग्रेस ने कांग्रेस को खाली करने का काम किया। 2024 के भी आपने बात की 10 की 10 सीटें जीतेंगी, लोकसभा विधानसभा 7 भी जाते हैं, अलग भी हो सकते हैं, वो अलग। तो इसको लेकर गठबंधन में कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है, तो वो खासकर जहाँ बैठे हुए जीत में फंसा हुआ है कि दुष्यंत कहते हैं मैं चौड़ा से लड़ूंगा, किसी को भय तो निकाल। ब्रजेंद्र सिंह आपके सांसद कहते हैं कि मेरा परिवार 100% लड़ेगा उस समय। तो इस जो ये स्थिति इसको कैसे देखें? देखिए आप अध्यक्ष और आपको बहुत चीजें डिसाइड करना है। जवाब मैंने पहले भी कई बार दिया है कि अभी ये सवाल समय से पहले जब सवाल आएगा, वक्त आएगा, आप सबको इसका उत्तर देंगे। गठबंधन के नेता ही कह रहे हैं, आप गठबंधन के पक्ष में हैं, आप गठबंधन के पक्ष में हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं
पार्टी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम राष्ट्र और प्रदेश मिलकर तय करते हैं। यहाँ कोई इंडिविजुअल तय नहीं करता, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए जब इस विषय का फैसला होगा, हम केंद्र और राज्य मिलकर जब तय करेंगे कि अगला चुनाव गठबंधन में जाना है तो आपसे साझा करेंगे। अभी हमारा गठबंधन अच्छा चल रहा है, मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और अपने अपने दल में भी अच्छा काम कर रहे क्या कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर रहे क्या कि भाई वो ऐसे बयान देने लगे मेरी टिकट पक्की है? हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करने का, मेरी पार्टी की पार्टी है, हर किसी को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। गठबंधन को लेके कोई आदमी अपनी लड़ने की इच्छा व्यक्त यहाँ कर सकता है। मुझे अनेक गारंटी दे रहे हैं ना, हमारे अंदर के भी कार्यकर्ता जो है पार्टी के अनुशासन तो भंग हो रहा है ना जी। देखिए अनुशासन तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर वो उचाना जसपा के खाते में जाती है तो भी चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार चुनाव जरूर लड़ेगा। क्या वो अनुशासन भंग नहीं हो रहा? आप बात भी समझ रहे, अभी खाते का विषय ही नहीं है। आप तो गठबंधन तय करके बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि भविष्य का निर्णय है, जब निर्णय होगा तब आपसे साझा अध्यक्ष जी, इसी समय तक हर किसी को अपनी अपनी बात कहने का पूरा हक है। ठीक है अध्यक्ष जी, अभी गठबंधन का सवाल है, अब किसी भी आदेश को नहीं रोक सकते। राजू भी कह सकते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, राणा भी कह सकते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, जवाहर भी कह सकते हैं मैं चुनाव अध्यक्ष जी, लड़ूंगा। हर कार्यकर्ता को पूर्ण अधिकार है। अध्यक्ष विजयपाल जी, भी कह सकते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि भी कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हमारी पार्टी में कोई भी आदमी, साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने की इच्छा रख सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, उसमें कोई अनुशासनहीनता नहीं है। निर्णय जब आएगा तो इन सबको मालूम है। निर्णय जब होगा तो इलेक्शन कमेटी करेगी और इलेक्शन कमेटी अकेली स्टेट की भी नहीं करेगी। हम यहाँ से लिस्ट तैयार करके ले जाके सेंटर के सामने बैठते हैं, वो जिसको टिक करते हैं वो टिकटें भी वहाँ से नड्डा जी के दफ्तर से अनाउंस होती हैं और वो भाई लड़ते हैं और बाकी सब फिर मिल के जिसको टिकट दी है उसके लिए काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। अध्यक्ष जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि 4 साल इस गठबंधन सरकार को होने और अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय नहीं कर पाए। जैसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमने 3100 का वायदा किया था पेंशन का, हम उसको पूरा कर रहे थे। अजय सिंह चौटाला डिप्टी सीएम कहते हैं कि हमारा 5100 का, तो कहीं ना मानते नहीं कि भाई इसमें एक अलग मैसेज आ रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों दल अलग अलग उस पर चुनाव लड़े और इसलिए जो निर्णय सरकार के रिसोर्सेज के आधार पर अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज, अभी आपने जब इस विषय पर दुष्यंत जी को भी बोलते हुए सुना होगा तो वो भी कहते थे कि हमारा कितना आता है, कितना पैसे आता है, कितना रेवेन्यू बनता है, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। मैंने उनका इंटरव्यू सुना है और हम जो अपनी कमिटमेंट लेकर गए तो मुख्यमंत्री ने यही कहा कि हम जो वादा करके आए उसको पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से यह सब चीजें घर में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्भर करती है। अब ये राजू ने घर बनाया, अब ये कौन से सोफे लगवाएगा, कौन सी लाइटें लगवाएगा, ये इसके रिसोर्सेज पर निर्भर करेगा। तो ऐसे ही सरकार भी एक बड़ा घर है, वहाँ जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से उसी प्रकार से बांटे जाते हैं। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टी अपने कार्यकर्ता के गलत किए कार्य के भी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ता के सही किए कार्य की भी ढाल क्यों नहीं बन पाती? किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता का ख्याल नहीं रख पाती? देखिए, पहली बात का तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपने कह दिया, लेकिन दूसरी बात के लिए हम बिल्कुल ढाल बनकर खड़े होते हैं और कोई भी कार्यकर्ता की सही बात है तो उसकी जितनी भी जो उसकी सही बात को सही अंजाम तक पहुँचाने के लिए सब कटी करता है। अध्यक्ष जी, पिछले 1-2 सालों से कई बार ये बात आती है निकल के कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो सकता है, क्या ऐसी है संभावना? देखिए, मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं और गांव में भी कुरुक्षेत्र में थे, 3 दिन से कुरुक्षेत्र में थे, उससे पहले वो पलवल में थे, उससे पहले उन्होंने भिवानी में थे और चीज़ों को इस लेवल पर बदलाव ला रहे हैं कि सिस्टम इम्पोर्टेंट हो जाए व्यक्ति की बजाय। इसलिए बहुत सारे सिस्टम को उन्होंने अच्छा काम करने का किया है और लोग उनकी इस प्रकार की जो शैली है काम करने की लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सरकार ने अच्छा काम किया। अध्यक्ष जी, चुनावी सीजन में मुख्यमंत्री को पब्लिक की क्यों याद आ रही, जबकि अतीत में अगर 8 साल देखें, 8 साल में शायद मुख्यमंत्री दिन में 8 बार नहीं आ पाए।
अब अभी क्यों पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछली योजना में भी वो हर विधानसभा में गए थे और जिले तक भी पहले दौरा किया था, और इस बार भी कोरोना का पीरियड अगर छोड़ दें तो उन्होंने जल्दी वाला दौरा किया है और अभी वो और ज्यादा नीचे तक जा रहे हैं। तो अब की बार क्या नारा देंगे? जैसे पिछली बार 75 पार का था, अब की बार बीजेपी किस नारे के साथ चुनावी देखिए, इस दंगल? बार मैं एक बात का वादा आपको करता हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात के अध्यक्ष ने बता दिया था 156 सीटें देंगे, ऐसे ही चुनाव से पूर्व इस संगठनात्मक सामर्थ्य के आधार पर जो पन्ने पन्ने तक मैं संगठन खड़ा कर रहा हूँ, हरियाणा की मीडिया को बता दूंगा कि हम कितनी सीटों पर। अभी बता दूंगा। मैं अभी बता दूंगा। तुम्हारी श्रद्धा कहेगी कि इनके पन्ने वन्ने फाड़ेगी पब्लिक इस बार। तो ये पन्ना प्रमुख है, ये सब पटे नजर आएंगे। देखिए, इतने बड़ा मैं इस रोष है। शब्दावली में नहीं जाना चाहता, लेकिन शैलजा जी के साथ अच्छा नहीं किया। उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई, उनको तो प्रदेश के पन्ने नहीं बने कि 2 पन्नों से 3 पन्नों से प्रदेश की कार्यकारिणी अनाउंस कर देते, जिले बना लेते, तो उनको तो बिल्कुल ही ऐसे उतारा। इस नाते से मैं उनका आदर करता हूँ, इसलिए शब्दावली तो इन सबको मानते हो आप इन सबको दे रहे हो। कांग्रेस है। शब्दावली तो मैं सहमत रखूंगा, लेकिन पूरे प्रदेश ने देखा है कि एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा, एक अध्यक्ष को बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा फिर से जाना चाहिए था, उसका मौका नहीं दिया, फिर सब कुछ घर में ही ले गए। और उसके बाद जो अभी तीसरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहना छोड़ दिया और आपने पूछना छोड़ दिया कार्यकारिणी कब सर, आएगी। राज्यसभा आएगी 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 में से अब लोगों ने ये पूछ बंद कर दी कि भाई वो आएगी या नहीं आएगी, इसकी जिज्ञासा खत्म हो गई। सर, आपने राज्यसभा का जिक्र किया, जब दीपेंद्र नॉमिनेशन करते हैं तो भाजपा कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, तब वोट कोई करता तो अरे ऐसा नहीं है। देखिए, तब क्यों नहीं खड़ा किया था? राज्यसभा के बारे में आप सबको जानकारी है कि डिवीजन किस तरह से होता है। जब सीट आती है, 2 आती है तो किस तरह से 3 में डिवीजन होता है, 1 आती है तो किस तरह से 1 से आगे तो होता है। उस डिवीजन के आधार पर क्लियर कट की सीट बन रही थी, तो इसलिए उसका लाभ मिला। जब नहीं बन रही थी तब हम जिता के लाया करते। आप अच्छे जवाब देते हो, इस बात का जवाब